दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का हमारा टॉपिक है कि क्या भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए या नहीं, और ये चर्चा आखिर इतनी तेज क्यों हो गई है। तो देखिए, वीटो पावर के बारे में आज हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि वीटो पावर क्या है, ये भारत को क्यों मिलनी चाहिए, इसका क्लेम जो भारत कर रहा है वो कितना हद तक लॉजिकल है, हमारे पास कौन सा ऐसा डेटा है जिससे हम ये पूरे वीटो पावर वाले गेम को एक प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने कि भारत को मिलनी चाहिए। कैसे हम साबित करें कि हाँ, हम डिजर्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जिनके पास है सबसे तगड़ा हथियार, यानी कि वीटो पावर। आखिर वीटो पावर क्या होती है, ऐसा क्या है वीटो पावर में? तो वीटो पावर एक ऐसी पावर है जो आपको किसी भी फैसले को रद्द करने की ताकत दे देती है। सबसे मुख्य बात तो यही समझ लीजिए आप उसकी। अगर फॉर एग्जाम्पल जो 5 देश हैं जिनके पास वो वीटो पावर है, उनमें से कोई भी एक देश बोल देता है किसी फैसले को कि ये चीज़ मुझे मंजूर नहीं है, तो पूरी दुनिया एक तरफ क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर वो चीज़ नहीं होगी, वो फैसला रद्द हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पावर है। पूरी दुनिया के देश एक तरफ और वो एक देश एक तरफ। तो यही अभी हाल ही में चर्चा बहुत गर्म होने लगी है कि भारत को भी वीटो पावर मिलना चाहिए, भारत भी डिजर्व करता है, भारत विश्व गुरु बन सकता है, बनने की कगार में है, भारत की ग्रोथ अच्छी है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं लोगों के कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनके नेतृत्व में उनको लगता है कि जिस तरीके से इंडिया ने पिछले कुछ सालों में ग्रोथ की है तो डेफिनेटली इंडिया डिजर्व करता है वीटो पावर को। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे यूनाइटेड नेशंस वीटो पावर का असली गेम क्या है, इंडिया का क्लेम कितना स्ट्रांग है, और दुनिया के पावरफुल देशों को इंडिया से कौन सी दिक्कत है। कुछ हैं ऐसे देश जिनको दिक्कत भी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि अगर इंडिया को वीटो पावर मिल गई तो उससे दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस के अंदर मेनली 2 हिस्से माने जाते हैं। पहला है जनरल असेंबली और दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। जो जनरल असेंबली है उसमें तकरीबन 193 देश आते हैं, यानी 193 कंट्रीज, सब बराबर है। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सिर्फ 15 मेंबर्स है, 15 कंट्रीज आती हैं, जिसमें से 5 वो कंट्रीज है जिनके पास है वीटो पावर, जिसमें आते हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। यूके वही अंग्रेज जिन्होंने दुनिया भर में राज किया। तो इन 5 के पास है वीटो पावर। मतलब एक देश भी किसी फैसले को बोल देता है नहीं, तो पूरा डिसीजन रद्द हो जाता है, चाहे बाकी के 14 क्या बोल रहे हैं या वो 193 क्या बोल रहे हैं, डजेंट मैटर। तो समझने की कोशिश करिए इस बात को। अब आते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पे कि आखिर इंडिया का वीटो पावर को लेके जो क्लेम है वो कितना ज़्यादा लॉजिकल है और क्या हमारे पास डेटा है इसको बैक करने के लिए। तो देखिए, हमारी जो आबादी है वो अब शायद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। 1.4 बिलियन के लमसम है हम लोग, या शायद उससे ज़्यादा ही होंगे। बहुत सारे लोग तो इलीगल हैं भारत में। अगर रफली एक अंदाज़ा लगाया जाए तो 10 करोड़ से ज़्यादा ही होंगे। तो खैर, ये दुर्भाग्य है देश का। और दूसरा, हम इकोनॉमी में पूरी दुनिया में टॉप 5 पे आते हैं। डिफेंस में हम टॉप 4 में आते हैं, लार्जेस्ट डिफेंस फोर्स है अपनी। और यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उसमें इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास वीटो पावर नहीं है। मतलब ये कितनी लेम सी बात हो गई कि यूनाइटेड नेशंस में लग्जमबर्ग जैसा एक छोटा देश बोल सकता है, लेकिन जिस देश के पास 1.4 बिलियन की आबादी है, मतलब 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, वो अपनी आवाज़ को खुल के रख नहीं सकता, सिर्फ सुनता है, बोल नहीं सकता। खैर 14 के बाद से ये चीज़ें बदल गई, लेकिन मतलब यही था उससे पहले। अगर आप वीडियोस उठा के भी देखेंगे ना कि 14 के पहले हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे, तो वो थे तो बहुत ही ग्रेट और लेजेंड आदमी। ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। मगर प्रॉब्लम कहाँ जाती है ना, रेस्पेक्ट पे। बिकॉज उनको बहुत ही अंडर प्रेशर और दबाव में रह के काम करना पड़ता था, क्योंकि एक फैक्ट है कि ये एक फैक्ट है, वो जितना कर सकते थे इस देश के लिए, मैंने वो पिक्चर देखी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ना, तो जितना वो कर सकते थे वो उतना कर नहीं पाए। ये दुर्भाग्य है इस देश का, ठीक है। और 14 के बाद से चीजें इसलिए बदल पाई क्योंकि अब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो चाहते हैं करना वो कर देते हैं ना। वो किसी का वेट नहीं करते कि उसके लिए क्या कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कौन दुखी होगा, कौन सुखी होगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी थोड़े से उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो डिसीजन मेकिंग पर्सन हैं, और ये बात पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, और रिजल्ट इसका खैर सबके सामने है। तो बात यह है कि इंडिया डिजर्व करता है, इंडिया भी बोलेगा और इंडिया को वीटो पावर मिलनी चाहिए। खैर, ये तो मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ कि अचानक से इस विषय की चर्चा तेज क्यों हो गई। तो देखिए, उसके अगर मैं उसके कारण गिनवाने पे आऊँ तो 3 प्रमुख कारण होंगे, ठीक है। G20 समिट में इंडिया की लीडरशिप जो थी उसको पूरी दुनिया ने सराहा है। इंडिया ने ग्लोबल साउथ के बारे में आवाज़ उठाई। अफ्रीकन यूनियन में भी G20 में एक आवाज़ बनी इंडिया, उसने उसके बारे में बात करी। दुनिया ने समझा कि इंडिया सिर्फ फॉलोवर नहीं है, बल्कि उसको भी लोग फॉलो कर सकते हैं। एजेंडा सेटर अब इंडिया बन चुका है। वो चीज़ों के बारे में एक एजेंडा रख सकता है, पूरी दुनिया को एक सेंटर ऑफ पॉइंट दे सकता है कि किस विषय में चर्चा करनी चाहिए या काम करना चाहिए,
ठीक है। रशिया चाइना वेस्ट की जो पावर प्ले है, अगर आपको पता है तो रशिया ने ओपनली इस बात को कहा है कि इंडिया डिजर्व्स अ परमानेंट सीट इन यूएस एज अ वीटो पावर मेंबर। एंड अमेरिका भी कहीं ना कहीं चाहता है, बस वो अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता है। अमेरिका ने भी इस बात को स्वीकारा है कि हाँ भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए, लेकिन बात आ जाती है कंट्रोल खोने की। बिकॉज देखिए, अमेरिका की अगर आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो अमेरिका एक ऐसा देश रहा है जिसने पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने की कोशिश करी है और आज भी वो यही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे बम गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे अगर कन्वर्जन्स चल रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका के लोग, उसका डीप स्टेट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्व जरूर होता है, जो कि यूएस से होता है। और देखा जाए तो वाकई में अमेरिका बहुत ताकतवर क्यों हो जाता है, उसके कई सारे रीजन हैं। एक तो उसके पास जेट्स, फाइटर जेट्स, वेपन्स, जो भी आर्मी से रिलेटेड चीज़ें यूज़ होती हैं, वेपन्स वगैरह, अच्छे खासे एमुनेशंस है अमेरिका के पास। दूसरी बात, डेटा सेंटर। भाई गूगल आप चलाना बंद कर दोगे, कि फेसबुक चलाना बंद कर दोगे, चलो इंस्टाग्राम व्हाट्सअप बंद कर दोगे, लेकिन भाई गूगल तो बंद नहीं करोगे ना। गूगल के पास आपका सारा डेटा है, आपके पास आपकी इतनी जानकारी नहीं मौजूद होगी जितनी गूगल के पास है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है अगर ऑनेस्टली इसको देखा जाए तो। ठीक है, चलो खैर वापस से वीडियो पे आते हैं। तो अभी अपन ने बात कर ली रशिया की, अमेरिका की। चाइना का इस विषय में थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर है, एग्रेसिवली उसको रेसिप्रोकेट करता है चाइना। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत को वीटो पावर मिले। उसका क्या कारण है? ऑब्वियसली सीधी सी बात है, हम चाइना की नेबर कंट्रीज़ है, हम चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो नेबर कंट्री होना, बॉर्डर शेयर करना, ये अपने आप में चाइना के लिए ऐसा हो जाएगा कि मतलब अभी तो सुपर पावर में काउंट हो रहा है ना चाइना, बिकॉज बहुत ही हेविली वो भी आर्मर्ड है, वीटो पावर का मेंबर है। तो चाइना अभी भारत से तो आगे है, मतलब अगर आप उसकी जीडीपी के हिसाब से भी देखेंगे तो भी आगे है, ठीक है। और ग्रोथ के हिसाब से भी वो इंडिया से अभी आगे, एआई ऑटोमेशन में भी वो आगे है, ठीक है। समस्या ये आ जाती है कि अब अगर यूनाइटेड नेशंस या रशिया या और भी कुछ कंट्रीज इसका सपोर्ट करते हैं तो चाइना इसके खिलाफ है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि इंडिया को वीटो पावर मिले तो उसके लिए ये 5 के 5 नेशन एग्री करने चाहिए सेम बेंच पे कि भाई ठीक है, हम पांचों एग्री कर रहे हैं कि हाँ भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए, तभी ये पॉसिबल। अगर एक भी पीछे हटता है तो नहीं मिलेगा। तो चाइना एक्चुअली में इस बात को लेकर ज़्यादा खुश नहीं है, और चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है कि भारत उसकी बराबरी में खड़ा हो, क्योंकि उससे उसका पावर बढ़ जाएगा। और वीटो पावर अगर उसमें एक नया मेंबर ऐड हो रहा है तो ऑब्वियसली उन लोगों का पावर बढ़ रहा है, तो चाइना इस बात से खुश नहीं है। अब आते हैं हम अपने चौथे सेगमेंट में कि जियोपॉलिटिकल गेम क्या है, कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है। तो 3 तो हम डिस्कस कर चुके हैं एक रफ मैनर पे, अब पूरे डिस्कस कर लेते हैं। तो रशिया हाँ, यूएसए हाँ, फ्रांस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फ्रांस का, क्योंकि हमारी उससे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। अगर आपको याद हो, कुछ ही समय पहले मोदी जी ने तकरीबन आई बिलीव 6 और 7 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील साइन करी है फ्रांस के साथ। वो एमुनेशंस को लेके ही है कि हम कितने सारे फाइटर जेट्स और थिंग्स विच आर गेटिंग यूज्ड इन आर्मी, जो हथियार हमारी आर्मी यूज़ करेगी, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डील करी गई है फ्रांस के साथ। अगर आपको पता हो, नागपुर में अभी भी शायद फ्रांस के कुछ इंजीनियर्स हैं जो डेफिनेटली हमारे भारत को सपोर्ट कर रहे हैं हमारी वेपनरीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हाँ, अब आती है यूनाइटेड किंगडम में, तो हाँ ना पे है, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता उसका, कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति पे है। और उसकी क्या है कि कॉलोनियल माइंडसेट रही है हमेशा से, तो वो जो एक भारत पे उसने दबाव कंट्रोल बनाया है, जो कि बहुत सारे इंडियंस ऐसा जानते हैं कि ब्रिटिश यहाँ से छोड़ के तो गए, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीज़ें करके गए जिससे भारत शायद हमेशा गुलाम रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल पद्धति को ख़त्म कर देना, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब मैं क्या बताऊँ आपको, कास्ट सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस कर देना। भैया हमारे यहाँ कास्ट नहीं होती थी, हमारे यहाँ वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहाँ पे ख़त्म हो जाते थे हम। लेकिन इन लोगों ने इतनी सारी 1600 से ज़्यादा जातियाँ बना दी, तो समस्या इन लोगों ने ऐसी ऐसी खड़ी कर दी है जिससे हम उबर आज भी नहीं पा रहे हैं, है ना। आप बहुत सारे ऐसे अपनी लाइफ में इनकाउंटर करे होंगे सिनेरियोज जहाँ पे लोग कास्ट के ही बिहाफ पे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, हिंदू का नहीं हो पा रहा है, बाकी तो चलो ठीक है। तो ये समझने वाला विषय है। चाइना, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाइना बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है। तो 4 कंट्रीज़ में से 3 तो स्ट्रांगली हैं सपोर्ट में, एक थोड़ा प्लस माइनस, तो चाइना नहीं है। तो होपफुली इन फ्यूचर चाइना सपोर्ट में आएगा, बट अभी कह नहीं सकते। तो देखिए, सब बोलते हैं कि रिफॉर्म चाहिए है, लेकिन जब बात आती है कंट्रोल छोड़ने की, तब ये 5 देश एक साइलेंट ब्रदरहुड बन के बैठ जाते हैं। तो जब तक ये 5 देश एक नहीं होते तो भारत को वीटो पावर मिलना तो नहीं है पॉसिबल। खैर आगे बढ़ो।
आपको क्या लगता है, अगर इंडिया को वीटो पावर मिले तो क्या दुनिया ज़्यादा फेयर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी? भारत को वीटो पावर मिलने से अच्छे बदलाव आएंगे या कुछ नेगेटिव असर होगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? आपका ओपिनियन मेरे लिए तो बहुत महत्व रखता है और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी। चलो वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो अब हमारे सेगमेंट नंबर 5 को कवर करते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स का प्रोसेस क्या है, ये पॉसिबल है भी या नहीं। तो जैसा कि मैं कह ही रहा हूँ कि पॉसिबल होना तब तक संभव नहीं है जब तक चाइना भी एग्री नहीं कर जाता है। तो जनरल असेंबली में अगर जो पूरे 193 देशों की मैंने बात करी थी, तो इनमें से 3 में से 2 देश सपोर्ट करने चाहिए तो ये पॉसिबल है। और सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि 5 के 5 लोग यस बोलें तो ये पॉसिबल है। मतलब जिनका पावर कम होने वाला है वो 5 के 5 हाँ बोलने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। रियस अगर हम बात करें हकीकत में तो चांस कम है, लेकिन अब प्रेशर बढ़ रहा है। बहुत से लोग, बहुत सी कंट्रीज भारत को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ वीटो पावर डिजर्व करता है और देना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो के आखिरी सेगमेंट में। अगर इंडिया को वीटो पावर मिल गई तो क्या बदलेगा? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एशिया में चाइना का मोनोपोली टूट जाएगा, ग्लोबल साउथ को एक मजबूत आवाज़ मिल जाएगी, वेस्टर्न डोमिनेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा और डाइल्यूट हो जाएगा। इंडिया की डिफेंस, ट्रेड, नेगोशिएशन पावर दुगनी हो जाएगी। डॉलर के बदले रुपये में भी ट्रेड होना काफ़ी कंट्रीज़ में, जो कि ऑलरेडी पुश हो चुका है, और बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ एक सीट नहीं है, ये ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में परमानेंट एंट्री है। इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भारत 1945 से ये डिज़र्व करता था कि वो हाईएस्ट रैंकिंग कंट्रीज़ में से हो, हर पावर को उससे शेयर किया जाए। मगर दुर्भाग्यवश चूँकि हमारी स्टार्टिंग लीडरशिप ने भी इन सब चीज़ों पे कभी चर्चा करने की कोशिश नहीं करी। शुरुआत में हम इतनी ग्रोथ नहीं कर पाए। बहुत सारे रीजंस हैं इसके कि भारत को नहीं मिला ये। और आज जब हम एक अच्छी लीडरशिप में हैं, मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ कि हाँ हैं, तो ये बातें उठ रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ इस बारे में बात कर रही है। मतलब ये बात सिर्फ इंडिया नहीं कर रहा है ना, बाहर के लोग भी ये बोल रहे हैं कि हाँ इंडिया को मिलनी चाहिए। तो एक बहुत ही बड़ा चेंज है। आज हमारी आबादी दुनिया की सेकंड या शायद फर्स्ट सबसे बड़ी आबादी है। तो डेफिनेटली हम डिजर्व करते हैं कि हमारी एक वॉइस और परमानेंट वॉइस हो, बिकॉज वी आर द मेजर शेयर। अगर आप बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी उठाओगे जो भारत में परफॉर्म कर रही हैं, मारुति सुजुकी को ले लो, LG को ले लो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, सैमसंग को ले लो, उनका आप ग्लोबल जो टर्नओवर है वो देख लो और सिर्फ इंडिया से जितना वो जनरेट करते हैं वो देख लो, आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ जाएगा। आपको अगर विश्वास नहीं हो भाई साहब, एक बार गूगल करके देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भारत एक बहुत ही बड़ा एरिया है, एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। पीस कीपिंग मिशन जैसे कि मैंने बताया था वीडियो में, हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें भी सबसे अच्छा है और हम डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। बाकी आपकी क्या राय है आप प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार शेयर करना इसको और सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ नहीं जाएगा आपका, मानो मेरी बात, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।